नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में हम लोग कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे और टॉपिक था भविष्य के कौशल और ई-गवर्नेंस, ठीक है? इसके 50 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कर लिए थे लास्ट क्लास में, उसी के आगे शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी आप अगर कर रहे हैं, तो इसके मॉक टेस्ट की श्रृंखला और साथ ही साथ इसकी जो 65 अंकों का पंचायती राज है, इसमें से 25-20 अंक की योजनाएँ आएँगी आपकी और 45 अंक के पंचायती राज। अगर आप इनको कंप्लीट करना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट के साथ-साथ आपको इसमें मॉक टेस्ट के डिटेल्ड डिस्कशन वीडियोज़ भी मिलेंगे, तो आप इनको भी जॉइन कर सकते हो या अगर आप थ्योरी क्लास कंप्लीट थ्योरी क्लास से जुड़ना चाहते हो, तो आप थ्योरी क्लास से जुड़ सकते हो, ठीक है? और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। कह रहे गोल्ड बैंक गोल्ड लोन देता है, ये क्या है? गोल्ड लोन क्या है? ज्वेलरी का बिज़नेस करने के लिए देता है? बैंक गोल्ड लोन क्यों देगा? वही आपसे पूछा है। गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए देता है या फिर गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखने पर ये देता है? आंसर होगा गिरवी रखने पर देता है। ध्यान दो, गोल्ड लोन दे रहा है बैंक। जब भी कभी बैंक गोल्ड लोन देगा तो ध्यान रखो, सोने के बदले, सोना मतलब स्लीपिंग वाला नहीं है, गोल्ड वाला है। सोने के बदले यह कर्ज देने की एक प्रक्रिया है। कर्ज देता है, आपसे सोना लेगा और आपको कर्ज दे देगा। और इसमें एक प्रावधान ये है कि जब भी आप बैंक को सोना देंगे, तो वो ये देखता है कि सोना आपका कम से कम 18 कैरेट का तो हो, 18 कैरेट का हो। यानी 18 कैरेट शुद्ध सोना कम से कम होना चाहिए और इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है? तो कम से कम 18 कैरेट और साथ ही साथ आप जब जाएँगे तो 50 ग्राम से ज़्यादा वज़नी सोने के सिक्के आप नहीं रख सकते हो। बैंक गोल्ड देता है, वो किन परिस्थितियों में देता है? तो आप बताओगे गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखने पर ये देता है। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? रुपे ये क्या है? ये डोमेस्टिक डेबिट कार्ड सभी एटीएम और पीओएस के लिए उपलब्ध है। सभी एटीएम और पीओएस मशीनों के लिए है। या भारत के एनपीसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये 3 के तीनों कथन आपके सही हो जाएँगे। आओ देखो रुपए क्या है, समझते हैं। सबसे पहले आप एक शब्द आया एनपीसीआई, ये क्या है? इसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है? और ये जो रुपए है रुपए, ये इसी के द्वारा विकसित किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि रुपए को विकसित किसने किया है, इसको विकसित करने का श्रेय किसके पास है, तो आप बताओगे एनपीसीआई के पास। कब लॉन्च किया गया इसे? तो मार्च 2012 में इसे लॉन्च किया गया, ठीक है? मार्च 2012 में इसको लॉन्च किया गया और ध्यान दें, इससे संबंधित 2-3 बातें। 2-3 बातें कौन-सी हैं? यह भारत का घरेलू भुगतान नेटवर्क है, भुगतान नेटवर्क है, ठीक है? इसके अलावा यह भुगतान कार्ड है चूँकि, तो यह भुगतान कार्ड भारतीय संस्करण है या हम कहें इस भुगतान का या हम कहें ये भुगतान भारतीय भारत संपूर्ण पूर्ण रूप से भारतीय संस्करण है, ठीक है? क्या काम करता है? तो आप बताओगे देश में वित्तीय समावेशन के कारणों को ये बढ़ावा देने के लिए इसको विकसित किया गया है। कब विकसित किया गया है? मार्च 2012 में और किसने विकसित किया है? एनपीसीआई ने, ठीक है? और साथ ही साथ ये जो रुपे कार्ड है, ये सभी एटीएम मशीनों जो एटीएम मशीन है, उनके द्वारा ये स्वीकृत होता है, सभी पीओएस के द्वारा ये स्वीकृत होता है। पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है? तो वही आपसे कह रहा था, सभी एटीएम और पीओएस मशीनों में इसको स्वीकृत किया जाता है। डोमेस्टिक डेबिट कार्ड और सभी एटीएम और पीओएस के लिए है। साथ ही साथ भारत के एनपीसीआई के द्वारा इसको जारी किया गया है। ये सारे के सारे कथन सही हो जाएँगे और कब जारी किया गया है? 2012 में, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेट बैंकिंग की सुविधा कौन से बैंक प्रदान करते हैं? आमतौर पर आजकल सभी लोग प्रदान करते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, एचडीएफसी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ये सारे के सारे प्रदान करते हैं, ठीक है? बैंक करेस्पॉन्डेंट इस शब्द से आप परिचित होंगे। आपने बीसी का नाम सुना है? बीसी सखी, नाम सुना होगा आपने। तो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ये क्या है? एक एजेंट होता है जो बैंकिंग सर्विस प्रदान करता है। हाउसिंग बिज़नेस ये तो गलत हो गया, एक प्रकार का धन उधार देने वाला होता है, ये भी गलत है और यही सही है पहला वाला। आओ देखो, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट या हम कहें
बैंक करेस्पॉन्डेंट। ठीक है, क्या है? सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये बीसी को विकसित क्यों किया गया? तो भारत सरकार के वित्तीय समावेशन, आपने इसका नाम सुना होगा, वित्तीय समावेशन। तो भारत सरकार का एक कॉन्सेप्ट है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को गति देने के लिए इसका विकास किया गया, या हम कहें इसको लाया गया है, को गति देना इसका लक्ष्य है। ठीक है, जैसे आपने जनधन योजना का नाम सुना था, उसका भी लक्ष्य फाइनेंशियल इंक्लूजन है। अच्छा, अब आ जाओ बैंक करेस्पॉन्डेंट के ऊपर, या हम कहें बैंक मित्र के ऊपर, या इसी को कहा जाता है बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट। बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ये क्या होता है? दरअसल ये एक ऐसा शख्स होता है, या हम कहें ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सरकार चुनती है, सरकार के द्वारा चुना गया होता है। तो सरकार के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति चुना जाएगा तो यूं ही नहीं चुन लिया जाएगा, उसके पीछे कोई कारण होगा, या उसके पीछे कोई लक्ष्य होगा। तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि ये बंदा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मदद करता है, मदद करेगा। क्वेश्चन ये आएगा, लोगों की कैसे मदद करेगा? लोगों की मदद करेगा, अगर उनको रुपए निकालना है तो रुपए निकालने में मदद करेगा, उनको रुपए जमा करना है तो जमा करने में मदद करेगा, अगर गांव के लोगों को खाता खुलवाना है तो ये खाता खुलवाने में मदद करेगा, या फिर किसी प्रकार का ड्राफ्ट वगैरह की सुविधा लेनी है तो उसमें मदद करेगा। तो कुल मिला के एक ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार के द्वारा चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट है, और वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की रुपए निकालने, जमा करने, खाता खुलवाने, ड्राफ्ट जैसी सुविधाओं में मदद करता है। ठीक है, और इसके बदले में क्या होता है? इसके बदले में जिस बैंक की वो सेवा कर रहा होता है उस बैंक से इसे कमीशन मिलता है, कमीशन मिलता है। तो एक प्रकार का सरकार का रोजगार देने का ये एक कार्यक्रम भी है। बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये है बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट, वही आपसे पूछा गया था। बैंक करेस्पॉन्डेंट कौन है? एक एजेंट जो बैंकिंग सर्विस प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है, वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय सीमाओं के पार जा रहा है तो वैश्विक स्थिति होगी भैया, और वैश्विक स्थिति में आप पहुंच गए तो विश्वव्यापी पहुंच हो गई। ठीक है, ग्लोबल रीच, विश्वव्यापी पहुंच। आरटीजीएस में टी क्या है? आरटीजीएस को मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। आर टी जी एस, आरटीजीएस क्या है? आरटीजीएस ये आरबीआई के द्वारा एक विकसित प्रणाली है। यह एक प्रणाली है जिसे आरबीआई ने विकसित किया था, और इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। ठीक है, इसके अलावा एक तारीख आई थी 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर। ये जो 14 दिसंबर 2020 है, इसमें आरटीजीएस में वित्त का लेन-देन किया जाता है। तो 14 दिसंबर 2020 से वित्त के लेन-देन को ये कर दिया गया था 24 घंटे 7 दिन और 365 साल के 365 दिन आप कभी भी वित्त का लेन-देन कर सकते हो। ये सुविधा दे दी गई थी 14 दिसंबर सन 2020 को। ठीक है? हाँ, साल के हर मिनट, हर सेकंड में आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ से 2 बातें याद रखना। क्या? कौन-सी? इसमें न्यूनतम कितनी राशि आप भेज सकते हो? न्यूनतम है 2 लाख रुपए आप भेज सकते हो, और मैक्सिमम कितनी राशि कर सकते हो ट्रांसफर? तो मैक्सिमम कर सकते हो नो लिमिट। ये दोनों फिगर आप याद रखना, और इसका नाम क्या है? नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ग्रॉस सेटलमेंट। अच्छा, अब आ जाओ, कह रहा है आरटीजीएस में टी क्या है? तो टी का मतलब हो गया टाइम। 58 देखो, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने पीछे अभी आपको बताया था। बैंक मित्र कौन होते हैं? बैंकों द्वारा अनुबंधित संवाददाता होते हैं, बैंक का वैल्यूएबल कस्टमर होता है, या फिर किसी ब्रांच का सिक्योरिटी गार्ड तो होगा नहीं, या फिर बैंक अकाउंटेंट होते हैं, ये भी गलत हो गया। बैंक द्वारा अनुबंधित एक संवाददाता होता है जो गांव में बैंकिंग सर्विस प्रदान करता है। ठीक है यहाँ तक? हाँ, नेक्स्ट देखो 59, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? वन टाइम पासवर्ड ओटीपी, ये ओटीपी का आप इस्तेमाल करते होगे। आपने अगर देखा हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह करते होगे तो ओटीपी आया, उतने समय में कुछ समय ये देता है, उस समय में आपने अगर ट्रांजैक्शन कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज ये हाँ, डैमेज। तो ओटीपी क्या है? ओटीपी कैसे सुरक्षित रहता है? ये जनरेट करना आसान होता है, ये तो ठीक है, जनरेट करना आसान होता है। इसको शेयर नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत है।
सुरक्षित की बात कर रहा है। वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? ये हर एक्सेस के लिए भिन्न होता है। हाँ, ये ज़्यादा सही है। ये हर एक्सेस के लिए भिन्न होता है। लिमिटेड टाइम है, टाइम आपने गँवा दिया, तो फिर उसकी वैधता खत्म हो जाती है, फिर से आप उसको रीओपन करें। तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड। 60 देखो, आधार एक है। आधार एक क्या है? 12 अंकों का नंबर कार्ड है। आधार में 12 अंक होते हैं, बिल्कुल सही है। यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। यूआईडीएआई द्वारा जारी आइडेंटिटी कार्ड है ये। एक बचत खाता है, बचत खाता नहीं है ये। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। 12 नंबर होते हैं और यूआईडीएआई के द्वारा इसको विकसित किया गया है, अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही हो जाएगा डी पार्ट। 61 देखो, बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। होम, एजुकेशन, वाहन, ये सभी कराए जाते हैं। बैंक के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और होम होम लोन भी होता है, एजुकेशन लोन भी होता है, और वाहन लोन भी होता है ना? क्वेश्चन नंबर 62 देखो, पीओएस क्या है? पीओएस बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल को। पॉइंट ऑफ सेल, ध्यान दो। पीओएस क्या बोलेंगे इसे? इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ सेल। सेल मतलब ये वाला नहीं है, सेल है ये वाला। ठीक है, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल क्या होती है? अगर हम आपसे सीधा सा सवाल पूछें तो आप बताओगे वह जगह है, एक ऐसी जगह है जहां पर ग्राहक सामान और सेवाओं के लिए भुगतान करता है। सेवाओं के लिए क्या करेगा? भुगतान करेगा। ठीक है। अर्थात अगर हम कहें पीओएस क्या है, पॉइंट ऑफ सेल क्या है, तो आप बताओगे एक ऐसा स्थान जहां पर ग्राहक सामान और सेवाओं के लिए भुगतान करता है। पॉइंट ऑफ सेल्स कई प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल पीओएस का पूरा नाम आपसे पूछा गया था, पॉइंट ऑफ सेल। 63 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन की न्यूनतम सुरक्षित विधि है? ऑथेंटिकेशन की न्यूनतम सुरक्षित विधि कौन सी है? फिंगर प्रिंटिंग तो जटिल होता है, रेटिना पैटर्न भी होता है हार्ड, की कार्ड भी होता है, लेकिन पासवर्ड एक सरलतम विधि है। हाँ, सुरक्षित है लेकिन सरलतम विधि है पासवर्ड। 64 देखो, क्रेडिट कार्ड एक अनिवार्य घटक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉमर्स के लिए, इंटरनेट कॉमर्स के लिए, ए और बी दोनों के लिए। क्रेडिट कार्ड ये क्या है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये क्या है? आप बताओगे एक ऐसा कार्ड जो बिना कैश के बिना कैश के सामान, एक ऐसा कार्ड जो बिना कैश के सामान खरीदने की अनुमति देता है। सामान खरीदने की अनुमति देता है, इसे कहा जाता है क्रेडिट कार्ड। ये बात आप समझ पाए? कुल मिला के क्रेडिट कार्ड क्या है? अगर आपसे सीधा सा सवाल पूछे तो एक कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति की वित्तीय योजनाओं को मैनेज करने का एक माध्यम होता है, और बिना कैश के सामान खरीदने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है क्रेडिट कार्ड। अच्छा, अब इसमें मुझे बताओ क्रेडिट कार्ड का अनिवार्य घटक कौन सा है? इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर हम कहें इंटरनेट कॉमर्स, ये दोनों ही इसके अनिवार्य घटक हैं। ये सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, चेक के संदर्भ में बैंकों के द्वारा स्वीकार्य नहीं है। चेक के संदर्भ में बैंकों के द्वारा स्वीकार्य नहीं है। ओवर राइटिंग या फिर कटिंग, कुछ नहीं स्वीकार्य है। अगर आपने ये सब कुछ किया तो फिर नहीं हो पाएगा पास। 66 देखो, निम्नलिखित में से क्या इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ क्या नहीं है? ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना। एक मिनट फिर से पढ़ो। कह रहा है कि जो इंटरनेट बैंकिंग है उसका लाभ क्या नहीं है? तो ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना, यही लाभ नहीं है। अगला पढ़ो। बिलों का ऑनलाइन भुगतान करना, ये तो बिल्कुल सही है। मनी का सक्रिय ट्रांसफर होना, ये भी सही है। इसके अलावा किसी भी समय अकाउंट स्टेटमेंट देखना, ये भी सही है। इसका गलत हो जाएगा ए पार्ट, ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना ये इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है। 67 देखो, आधार सीडिंग क्या है? आधार सीडिंग से मेरा आशय होता है कि बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ना, या एक तरह की ये सिक्योरिटी प्रोसेस भी है, जिसमें आधार सीडिंग योजना ये सुनिश्चित करती है कि आप जो हैं वो आप ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ?
कि एक व्यक्ति के रूप में आपका जो हिस्सा है या आपका जो लाभ है कोई दूसरा ना ले पाए। अर्थात एक व्यक्ति के रूप में आपके हिस्से का कोई और दावा ना कर सके, उसके लिए आधार सीडिंग योजना को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है? और अगर बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस की बात करें तो बैंक अकाउंट से आधार को लिंक कराना। नेक्स्ट देखो, वास्तविक या संभावित वाणिज्यिक मूल्य का वह क्षेत्र जिसमें कोई कंपनी काम चाहती है, वह क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है भैया मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस, ठीक है? मार्केट प्लेस का मतलब बाजार स्थान। वास्तविक या संभावित वाणिज्यिक मूल्य का वह क्षेत्र जिसमें कोई कंपनी काम चाहती है, उसे कहते हैं मार्केट प्लेस, बाजार स्थान। नेक्स्ट देखो, कौन-सा शब्द उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो एक साइट पर जाते हैं और एक विज्ञापन पर क्लिक करते हैं और फिर विज्ञापन दाता की साइट पर ले जाए जाते हैं? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये बंदा था, ये कहाँ गया? ये एक साइट पर गया, ठीक है? ये एक साइट पर गया। यहाँ पर इसको कोई विज्ञापन दिखा, इसने विज्ञापन पर क्लिक कर दिया और जैसे ही क्लिक किया तो ये विज्ञापन इसको अलग ले गया, यानी उसकी अपनी साइट पर ले गया और जो कुछ करवाना था इससे करवा लिया। कोई माल भिजवाना था या फिर वगैरह-वगैरह, इसका टाइम स्पेंड करना था वगैरह, जो भी है। तो वही कह रहा है कि ऐसे लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों की संख्या को कहा जाता है क्लिक थ्रू। क्लिक थ्रू, देखो, ये क्लिक थ्रू क्या है? जैसे आपने एक शब्द सुना होगा सीटीआर, नाम सुना है? इसको क्या कहा जाता है सीटीआर? सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट कहा जाता है इसे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसका संबंध ऐसे लोगों से होता है, ऐसे लोगों से है, या हम कहें क्लिक थ्रू रेट की बात हो रही है, तो रेट का मतलब हो जाएगा प्रतिशत से, है ना? तो इसका संबंध ऐसे लोगों के प्रतिशत से है, प्रतिशत से है, जिनमें, या हम कहें जो व्यक्ति जो किसी तत्व पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं और फिर कहाँ पहुँच जाते हैं? और उससे संपर्क स्थापित कर लेते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं। फिर इसके बाद वो वहाँ पे साइट में अंदर चले जाते हैं या फिर उसी में सर्फिंग करते रहते हैं। सीटीआर का मतलब क्या हो गया? क्लिक थ्रू रेट, मतलब ऐसे लोगों का प्रतिशत जो किसी भी साइट पर गए, विज्ञापन पर क्लिक किया और फिर वहीं सर्फिंग करने लग गए। ठीक है? तो वही आपसे पूछा था, कौन-सा शब्द है उन लोगों को दर्शाता है जो एक साइट पर जाते हैं, विज्ञापन पर क्लिक करते हैं और फिर विज्ञापन दाता की साइट पर ले जाए जाते हैं। ये हो गया आपका क्लिक थ्रू। नेक्स्ट देखो 70, कह रहा है एक आदर्श बाजार वह बाजार है जिसमें क्या होता है? जिसमें एक फर्म उत्पादन के एक कारक के आधार पर लाभ विकसित करती है और अन्य कंपनियां उसे नहीं खरीद सकती हैं। ये आदर्श बाजार की परिस्थिति नहीं है। अन्य कंपनियां उसे नहीं खरीद सकती हैं, बिल्कुल गलत है। ये आदर्श बाजार की परिभाषा नहीं है। दूसरे में आओ, बाजार में एक भागीदार के पास दूसरों की तुलना में अधिक संसाधन संसाधन होते हैं ना, ये भी गलत हो जाएगा। जब भी कभी मार्केट होगी, मार्केट अच्छे से तभी डेवलप हो पाएगी जब सबके पास समान संसाधन हो, ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ या विषमताएं नहीं होती हैं आदर्श बाजार में, क्योंकि सभी फर्मों को सभी फर्मों को उत्पादन के किसी कारकों तक समान पहुंच प्राप्त होती है। किसी भी कारकों तक समान पहुंच प्राप्त होती है, यानी कि सभी के लिए समान संसाधन उपलब्ध होते हैं। यही सही हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, प्रतिस्पर्धा न्यूनतम स्तर पर होती है, ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, आगे, क्योंकि किसी कंपनी के द्वारा सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी लाभ के साथ इनका संबंध लाभ के साथ सेवा प्रदान की जाती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये सी पार्ट आपका सही होगा। ठीक है, इसका सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 70 का। तो ये हमारे यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर में भविष्य के कौशल ई गवर्नेंस से संबंधित 70 क्वेश्चंस थे और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। और चलते-चलते यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए आपके 2 बैच मॉक टेस्ट की श्रृंखला भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी और साथ ही साथ 65 अंकों का कंप्लीट डिस्कशन बैच, डिटेल्ड थ्योरी बैच, जिसमें पंचायती राज और योजनाओं का समावेशन होगा। ये दोनों बैच आपको मिल जाएंगे और आप इनको हाँ, जॉइन कर सकते हो। धन्यवाद।